नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, इंडिया गठबंधन के बारे में तमाम तरह की बातें चल रही है और जिस तरह से दिल्ली का चुनावी नतीजा आया, उस चुनावी नतीजे में कांग्रेस पार्टी के को मिलने वाले वोटों ने आम आदमी पार्टी के हाथ से सत्ता छीन ली। उसके बाद से दो तरह की बातें एक साथ चलने लगी। पहला, कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को बनाए रखने से ज्यादा क्षेत्रीय दलों को खत्म करने पर तुली है और दूसरा, इंडिया गठबंधन की एकता खत्म हो गई। खत्म किसने की, इसको लेकर सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन हकीकत यही है कि न तो इंडिया गठबंधन की एकता खत्म हुई और न ही इंडिया गठबंधन को लेकर इतने सवालों की अभी जरूरत है, क्योंकि इंडिया गठबंधन जो बना था वो नरेंद्र मोदी सरकार को सत्ता से हटाने की मंशा के साथ बना था। आधी कामयाबी उसमें इंडिया गठबंधन को मिली। आधी कामयाबी इंडिया गठबंधन के नेताओं की आपसी सरफुटौल के कारण मिलने की संभावना लोकसभा चुनाव के पहले ही तब खत्म हो गई जब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को ऑन बोर्ड नहीं लाया जा सका। लेकिन अब ममता बनर्जी को लेकर जिस तरह के सवाल है कि क्या ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की एकता में इच्छुक हैं या इंडिया गठबंधन की एकता को वो ध्वस्त करना चाहती है, तो इन सब सवालों के ऊपर तृणमूल कांग्रेस ने अपनी तरफ से जो पहली प्रतिक्रिया दी उसमें साफ कर दिया कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी से निपटने में टीएमसी अकेले दम सक्षम है, पहले भी सक्षम थी और आगे भी सक्षम रहेगी। रही बात इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन केंद्र के लिए बना था, दिल्ली की सत्ता की बिसात को देखते हुए बना था और वहां उसकी जो अहमियत है वो कायम रहेगी। लेकिन पश्चिम बंगाल में, जैसे केरल में मामला इंडिया गठबंधन में दिखाई देता है कि एलडीएफ और यूडीएफ आमने सामने होते हैं लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर एक प्लेटफॉर्म पर होते हैं, वही स्थिति बंगाल में बनी रहेगी। लेकिन सवाल यह है कि ममता बनर्जी ऐसा सोच क्यों रही है। तो ममता बनर्जी की सोच और बंगाल की सियासी बिसात को समझने के लिए बंगाल को समझना जरूरी हो जाता है। सभी जानते हैं कि बंगाल 34 सालों तक वाम मोर्चे के शासन में रहा, सीपीएम की तूती बोलती थी। लेकिन सिंगूर और नंदीग्राम के बाद हालात ऐसे बदले कि सीपीएम का लाल दुर्ग ध्वस्त हो गया। राइटर्स बिल्डिंग में ममता बनर्जी की टीएमसी काबिज हो गई और तब से लेकर 15 सालों में ममता बनर्जी की टीएमसी ही वहां पर काबिज है। लेकिन ममता बनर्जी की टीएमसी वहां पर 14 सालों से काबिज है और ममता बनर्जी की टीएमसी जब वहां काबिज है तो काबिज हुई कैसे और कैसे उसे भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी वो काम नहीं कर पाएगी जो टीएमसी ने सीपीएम के साथ, वाम मोर्चे के साथ किया था। तो पश्चिम बंगाल में जब ज्योति बासु ने सत्ता संभाली और सत्ता लंबे समय तक रह गई, तो लंबे समय तक सत्ता रहने का परिणाम यह होता है कि सत्ता के साए तले, सत्ता की छांव में कुछ इस तरह के पॉलिटिकल एलिमेंट, राजनीतिक तत्व पलने लगते हैं जो राजनीति को बद से ज्यादा बदनाम करते हुए नजर आते हैं। सीपीएम के दौर में गांव कस्बे तक वही स्थिति हो गई कि एक पैरेलल सेंटर ऑफ पावर एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन का पार्टी स्तर पर डेवलप हो गया और इस प्रकार के संगठन से कहीं ना कहीं सीपीएम की बदनामी होने लगी। धीरे धीरे सीपीएम को जब ये बातें पता चली, उन सबको किनारे लगाने का काम शुरू किया। फिर इसी दरमियान सिंगूर और नंदीग्राम जैसी घटनाएं हुई और उस तरह के तकरीबन सारे एलिमेंट जो स्थानीय स्तर पर समानांतर सत्ता चला रहे थे, वो किसी न किसी रूप में टीएमसी के साथ हो लिए। टीएमसी के साथ हो लिए, टीएमसी सत्ता में आ गई। लेकिन अब उसी तबके का बहुत बड़ा हिस्सा 2019-20 से देखा जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा चुका है, जो सीपीएम से टीएमसी में आया और टीएमसी से बीजेपी की तरफ मूव कर चुका है। लेकिन सीपीएम से टीएमसी और टीएमसी से बीजेपी की तरफ मूव करने में एक बुनियादी फर्क है। टीएमसी के ऊपर एक सेकुलर पार्टी का ठप्पा था और बंगाल में 30 से 32% आबादी अल्पसंख्यक समुदाय की है। तो पश्चिम बंगाल में जब सिंगूर नंदीग्राम वाला ट्रिगर पॉइंट सामने आया, तो जो तबका सीपीएम से टीएमसी की तरफ मूव किया था, उसे अल्पसंख्यक समुदाय का भी चाहे अनचाहे साथ मिल गया और पश्चिम बंगाल में 34 सालों के बाद सत्ता परिवर्तन हो गया। लेकिन जब इसी तरह के एलिमेंट
जो सत्ता में स्थानीय स्तर पर पनपते जाते हैं और समानांतर सत्ता बन जाते हैं, जब वो टीएमसी को छोड़कर बीजेपी की तरफ मूव करने लगे, तो वोटर का पलायन बीजेपी की तरफ उस स्तर पर क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पश्चिम बंगाल में 30 से 32% आबादी अल्पसंख्यक समाज की है और अल्पसंख्यक समाज के चाहे वो कैसे भी लोग हों, भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा नहीं सकते। टीएमसी इस मजबूरी को समझ रही है कि जो ट्रांजिशन पश्चिम बंगाल में 2009 से 11 के बीच में आया, वो ट्रांजिशन 19 से 21 के बीच नहीं आया और अब भी नहीं आएगा। काफी हद तक ये बात बिल्कुल सही है कि टीएमसी से बीजेपी की तरफ लोग नहीं जा सकते, लेकिन थोड़ी भी कांग्रेस ताकतवर होगी तो जो खेमा स्थानीय स्तर पर टीएमसी से बीजेपी की तरफ गया है, वो वापस सीपीएम कांग्रेस गठबंधन की तरफ मूव कर गया, तो फिर से पश्चिम बंगाल में सीपीएम कांग्रेस अलायंस की सरकार आ सकती है, क्योंकि उस परिस्थिति में अल्पसंख्यक समुदाय जो खुशी से नहीं बल्कि राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से और भारतीय जनता पार्टी के सामने फिलहाल टीएमसी ही खड़ी है, इस वजह से टीएमसी के साथ खड़ा है। अन्यथा दूसरा सेकुलर विकल्प मिलते ही वो उधर जाने में गुरेज नहीं करेगा। ये बात ममता बनर्जी बखूबी समझ रही है। तो कांग्रेस पार्टी को उनके लिए स्पेस देने का मतलब होगा कि राज्य की राजनीति में कांग्रेस को बढ़ने का स्पेस देना। और याद रखिए, भारतीय जनता पार्टी को भी पश्चिम बंगाल में पहला स्पेस जब पहली बार तृणमूल कांग्रेस 1998 का चुनाव लड़ी थी, पार्टी बनने के बाद, कांग्रेस छोड़ने के बाद ममता बनर्जी ने पहला चुनाव टीएमसी के बैनर तले 1998 में लड़ा था, तब बीजेपी को पहला पॉलिटिकल स्पेस पश्चिम बंगाल में टीएमसी नहीं मुहैया कराया था। 98 का चुनाव बीजेपी के साथ, 99 का चुनाव बीजेपी के साथ, 2004 का चुनाव बीजेपी के साथ, लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ जाने की हिम्मत ममता बनर्जी नहीं जुटा पाई और 2001 हो या 2006 दोनों चुनाव ममता बनर्जी की पार्टी बुरी तरह हारी, लेकिन बीजेपी के साथ रही गई। अब जो परिस्थिति है, उन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा बड़ा खतरा टीएमसी के लिए कांग्रेस लेफ्ट अलायंस नजर आ रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अगर थोड़ी सी भी ऐसी संभावना बनती है कि टीएमसी बनाम बीजेपी मुकाबला नहीं बल्कि टीएमसी बनाम कांग्रेस लेफ्ट अलायंस का मुकाबला होगा, तो फिर तृणमूल कांग्रेस वैसी ही स्थिति में जा सकती है जैसी स्थिति में बुद्धदेव भट्टाचार्य की सीपीएम 2011 में पहुंच गई थी। तो पश्चिम बंगाल के सामने दो विकल्प ममता बनर्जी रखना चाहती है, दो तबकों के सामने एक विकल्प और पश्चिम बंगाल के सामने दो विकल्प। यही ममता बनर्जी की रणनीति है। ममता बनर्जी की रणनीति यह है कि पश्चिम बंगाल के सामने दो विकल्प हो, या तो हमें चुनो या बीजेपी को चुनो। स्वाभाविक है, उसमें ममता बनर्जी का पॉलिटिकल बेनिफिट है। और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के दो तबकों के सामने भी केवल एक विकल्प रखना, जिसमें अल्पसंख्यकों के सामने कि अगर हम नहीं तो बीजेपी आ जाएगी, और भद्रलोक के सामने कि उदार वामपंथ की सियासत टीएमसी के भरोसे ही चल सकती है, अन्यथा बीजेपी को रोका नहीं जा सकता। वहां भी वही उसी परिस्थिति का निर्माण। तो इन दोनों ही हालात को जो बनाए रखना चाहती है ममता बनर्जी, उससे स्वाभाविक है कि कांग्रेस और सीपीएम असहज होंगे। हालांकि लंबे समय तक कंपल्सन की राजनीति चलती नहीं है। बिहार में देखिए, एमवाई समीकरण में सत्ता बीजेपी के पास नहीं थी, नीतीश कुमार ने डेंट लगाई, जितनी भी लगाई। उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा के बीच पावर झूलता रहे, कभी सपा और बसपा, कभी सपा कभी बसपा, ये डीएमके एआईएडीएमके वाला तमिलनाडु जैसा खेल चलता रहे। इसमें बीजेपी ने सेंध लगाई, वहां भी 20% अल्पसंख्यक है। लेकिन पश्चिम बंगाल में सेंध न लगे और पश्चिम बंगाल में जो गैर भाजपा वोटर है, जो भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहता, और वैसे वोटर की तादाद 44-45% पश्चिम बंगाल में है, उसका एक तरफा रुझान चाहे खुशी से चाहे मजबूरी में टीएमसी की तरफ बना रहे। इसके लिए ममता बनर्जी और टीएमसी के लिए कांग्रेस सीपीएम गठबंधन कोई विकल्प ना बन पाए, ये हालात बनाए रखना जरूरी है। ये राज्य की राजनीति की अपनी व्यवस्था है और बीजेपी बनी रहे ताकि बीजेपी का डर दिखाया जाता रहे, ये भी टीएमसी की अपनी मजबूरी है। क्योंकि जब तक बीजेपी का डर नहीं दिखाया जाएगा,
तब तक पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी की सत्ता सुरक्षित नहीं रह सकती। यही आज की राजनीति है और इसी राजनीति को कई लोग इंडिया गठबंधन के खत्म होने, कई लोग राष्ट्रीय स्तर पर ममता बनर्जी के एकला चलो रे की नीति पर चलने की बात से जोड़कर देखते हैं। लेकिन सभी जानते हैं कि ममता बनर्जी दिल्ली में ऐसा कोई काम चाह कर भी नहीं कर सकती जिससे संदेश जाए कि वो बीजेपी के साथ अंदर खाने कोई पैक्ट के तहत काम कर रही है। याद कीजिए 2012 का राष्ट्रपति चुनाव, ममता बनर्जी कतई नहीं चाहती थी कि प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बने, किसी कीमत पर वो नहीं चाहती थी। लेकिन एक बार कांग्रेस ने कमिटमेंट कर ली, एक बार फैसला कर लिया कि प्रणब मुखर्जी कैंडिडेट होंगे, तो ममता बनर्जी के सामने कोई विकल्प नहीं था कि कभी टीएमसी के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीते और एनडीए के कैंडिडेट पीए संगमा का वो समर्थन कर सके। पीए संगमा टीएमसी में भी रहे थे, लेकिन ममता बनर्जी उन्हें समर्थन देने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, क्योंकि बंगाल को राष्ट्रपति पद और अल्पसंख्यकों के बीच ये संदेश न चला जाए कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का समर्थन टीएमसी कर रही है। मजबूरी में प्रणब मुखर्जी को समर्थन उन्हें देना पड़ा। प्रणब राष्ट्रपति भवन पहुंच गए थे। तो ये ममता बनर्जी की अपनी मजबूरी है, जैसे मुलायम सिंह की मजबूरी हुआ करती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर दिखने की कोई भी कोशिश सपा कर ही नहीं सकती थी। उसके वोट बैंक के बिखरने का खतरा था। यही स्थिति ममता बनर्जी के सामने है और इसी स्थिति में दिल्ली में ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के साथ न भी रहना चाहे तो इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर वोट करना सदन के अंदर और सदन के बाहर केंद्र की राजनीति में उनकी राजनीतिक मजबूरी है और राज्य की राजनीति में इन दोनों पार्टियों को दबा कर रखना ये भी उनकी मजबूरी है। और इसी मजबूरी को कई लोग, तमाम मोदी मीडिया चैनलों में आप देख रहे होंगे कि इंडिया गठबंधन बिखर गया, खत्म हो गया, मोदी को चुनौती देने चले थे, ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये तमाम चीजें दिखाई जा रही है। दिल्ली वाली परिस्थिति नहीं है। दिल्ली में तो कांग्रेस को बखूबी पता था कि आम आदमी पार्टी का न्यूक्लियस यानी दिल्ली बिखर गया तो पंजाब 2 साल बाद कांग्रेस के हाथ में होगा और दिल्ली 5 साल बाद कांग्रेस के हाथ में आ सकती है। पंजाब हाथ में आएगा और दिल्ली के आने की संभावना बनी रहेगी, ये कांग्रेस को दिख रहा था, तो यहां गेम खेलने की स्थिति में थी। लेकिन बंगाल के बीच कांग्रेस भी गेम खेलने की स्थिति में नहीं है। हाँ, सिंगूर नंदीग्राम जैसी कोई परिस्थितियां ममता बनर्जी पैदा कर दे और इनके सारे वोटर जो इनको वोट कर रहे हैं वो 80-90% वोटर एक तरफा टीएमसी कांग्रेस वो सीपीएम कांग्रेस अलायंस की तरफ मूव कर जाए तो ये अलग बात है, लेकिन वैसे हालात भी अभी नहीं है। तो ये बंगाल की राजनीति की व्यवस्था है। सब लोग आमतौर पर सिर्फ ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स को देखने की कोशिश करते हैं, जबकि ड्राइंग रूम में बैठकर रणनीति बनाने वाला पॉलिटिशियन जमीन की हकीकत को देखता है कि वहां क्या हालात है और वहां के वोटर का मिजाज कौन से रुख को पसंद करेगा और कौन से रुख को नापसंद करेगा। इन्हीं के बीच सियासत होती है और इस सियासत को बंगाल में जमीन को, धरातल को समझे बिना ममता बनर्जी तक सीमित रख के उस चश्मे से देखने की कोशिश करना दरअसल खुद को मुगालते में रखना है। बंगाल की हकीकत यही है कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के साथ है केंद्र की राजनीति में। जहां मोदी से लड़ना है, जहां भाजपा से उन्हें लड़ना है, वहां वो खुद अकेले जा रही है। सिर्फ इतनी सी बात है जिसको अलग अलग तरीके से पेश किया जा रहा है। अगले साल चुनाव है, तकरीबन 13-14 महीने बाद ही वहां चुनाव है और बंगाल के चुनाव में खेला होबे दीदी ओ दीदी, ये तमाम चीजें भी होंगी और इन सब चीजों को देखते हुए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ही बीजेपी का मुकाबला कर रही है, ये मैसेज उन्हें लगातार देते रहना होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।